हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। देखिए, आज से हम इसका रिवीजन शुरू कर रहे हैं। साथ में जो टॉपिक चैप्टर कुछ रह गया है वो भी साथ में चलता रहेगा, लेकिन अब जो पहले हो चुका है उसका रिवीजन शुरू कर रहे हैं और आज इसका पहला ही पार्ट है। पहले हम इसका थ्योरी समझेंगे जो टॉपिक है, और फिर उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा इस नंबर पे कांटेक्ट करके या वेबसाइट विजिट करके। आज का जो टॉपिक है ये है मॉडर्न हिस्ट्री का है 1857 का रिवोल्ट, 1857 का विद्रोह। तो पहले हम इसके थ्योरी पढ़ेंगे। ये वैसे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन अभी हम रिवीजन में ले रहे हैं तो एक एक टॉपिक को वापस से रिवीजन में, पहले इसकी थ्योरी और फिर उसके बाद में इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम इसके जस्ट बाद में ही करेंगे। तो अगर थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों हो जाएगा, आप चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको बाद में कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। लेट्स बिगिन। 1857 का विद्रोह। 1857 का जो विद्रोह है एक युगांतकारी घटना कहा जाता है। इसको युगांतकारी घटना क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कोई अचानक सी होने वाली घटना नहीं थी, बल्कि भारत में जो अंग्रेजों का वर्चस्व था उसके खिलाफ शताब्दी से चल रहे विरोध की एक लंबी परंपरा का ही ये चरमोत्कर्ष था। ये कोई अचानक सी होने वाली घटना नहीं थी, ये एक युगांतकारी घटना थी। मतलब लोगों में काफी टाइम से अंग्रेजों के खिलाफ रोष था। अब इसमें क्या कारण थे? 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके कारण क्या थे, रीजंस क्या थे कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ है उसके क्या रीजन थे? कुछ इकोनॉमिक रीजन थे, आर्थिक कारण, कुछ पॉलिटिकल रीजन थे, कुछ सोशियो रिलीजियस रीजन थे और कुछ अदर रीजंस भी थे। आर्थिक कारण की बात करें तो टैक्स, किसानों पे टैक्स, इससे उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। अब जमींदार कौन हो गए थे? जो साहूकार और व्यापारी थे वो नए जमींदार बन गए थे। किसानों पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, उनकी जमीनें हड़पी जा रही थी, तो अब साहूकार और व्यापारी नए जमींदार के रूप में उभर गए थे। इसके अलावा जो और देखेंगे आप आर्थिक रीजन में, जो कारीगर और दस्तकार हैं उनके संरक्षण के जो स्रोत थे उनको समाप्त करके उन पे कब्जा कर लिया गया था। एक क्यू वारंटो है उसका बार बार उपयोग करके कई जमींदारों को उनकी जमीन से विस्थापित कर दिया गया था। तो इसमें यही है। आर्थिक कारण क्या थे? किसानों पे टैक्स लगाया गया, नए साहूकार जो थे और जो व्यापारी थे वही जमींदार के रूप में उभरे। एक इनके जो सोर्स था, संरक्षण के सोर्स थे, कारीगर और जो दस्तकार थे उन पे कब्जा हो गया था, और दूसरा इनकी जमीन से भी इनको विस्थापित कर दिया गया था। पॉलिटिकल रीजन क्या थे? पॉलिटिकल रीजन थे प्रभावी नियंत्रण की नीति। प्रभावी नियंत्रण की नीति जैसे सब्सिडरी अलायंस है, सहायक संधि, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, राज्य हड़प की नीति। ये कुछ पॉलिटिकल रीजंस थे। कुप्रशासन के संदर्भ में 1856 पे अवध में कब्जा कर लिया था, अवध पर कब्जा कर लिया था, ये कुप्रशासन के संदर्भ में। इसके अलावा जो स्थानीय राजकुमार थे उनको मतलब नाम मात्र के ही अधिकार, प्राधिकार को छीनने की कोशिश की गई और उनकी पेंशन को बड़ी मात्रा में घटा दिया। जो प्रिंस वगैरह थे उस टाइम, जो राजा वगैरह जिनको पेंशन मिलती थी उनकी पेंशन कम कर दी गई, उनके अधिकार कम कर दिए गए। और जो हड़पने की नीति है उसके तहत सतारा, नागपुर, संबलपुर, उदयपुर और झांसी इनको हड़प लिया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि इनमें से किसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कब्जा किया गया था, या फिर इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ आगे दे भी रखा है कब किसको हड़पा है। सामाजिक धार्मिक कारण क्या थे? ईसाई मिशनरीज की जो गतिविधियां थी वो, एक तो नस्ल भेद और दूसरा जो ईसाई मिशनरीज थे वो उनकी गतिविधियां, क्योंकि वो लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे। प्रशासनिक कारण, कंपनी में का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार था, उसमें काफी भ्रष्टाचार था कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में। ये भी कुछ कारण थे। सामाजिक धार्मिक सुधार की बात करें तो ये कुछ काम हुए थे, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन और विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा,
ये कुछ सामाजिक आर्थिक कारण थे। ये अभी आप देखते हैं तो ये अभी हो सकता है कि ये चीजें सही लग रही हो, लेकिन उस टाइम पे लोगों ने इनका भी विरोध किया होगा। तो ये भी कुछ कारण रहे हुए हैं। फिर अंग्रेजों के उस टाइम पे देखिए, एक तो अफगान वॉर चल रहा था इस टाइम पीरियड में, पंजाब में युद्ध चल रहा था, क्रीमिया में चल रहा था 54 से 56 में, और संथाल विद्रोह हो गया था 1855 से 57 में। तो अंग्रेजों को इससे भारी नुकसान हुआ था। और इसका इमीडिएट जो कारण पूछा जाता है, तत्कालीन कारण, वो भारतीय सिपाहियों में असंतोष की भावना आ गई थी। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मंदिर और मस्जिदों की भूमि पे भी इन्होंने टैक्स लगाने का निर्णय ले लिया था। मंदिर मस्जिदों की जो जमीन है उस पे भी टैक्स। इसमें विधायी उपाय जैसे धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम आया था 1856 में। यह घोषित किया गया कि धर्मांतरण के कारण संपत्ति के अधिकार से बेटे को वंचित नहीं रखा जाएगा। धर्मांतरण की वजह से अगर किसी ने धर्मांतरण भी कर लिया, क्योंकि धर्मांतरण करने वाले कौन थे उस टाइम पे, तो ये ब्रिटिशर्स ही थे जो मिशनरीज लगे हुए थे इसमें। तो किसी ने अपना कन्वर्जन भी कर लिया तो उसको प्रॉपर्टी से नहीं निकाला जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी पे हक रहेगा चाहे वो कन्वर्ट हो गया हो। अब इसके अलावा जातिगत और सांप्रदायिक चिन्हों को पहनने की मनाही और पुरोहित थे उनके धर्मांतरण की जो गतिविधियां थी उनकी अफवाहें। तो जो कास्ट बेस और सांप्रदायिक जो चिन्ह थे उनको भी पहनने की मनाही थी। इसके अलावा जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आया था एक, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, बंगाल सेना के जो सिपाही थे उनको ये वचन देना था कि सरकार की जरूरतों के अकॉर्डिंग उन्हें कहीं भी लगाया जा सकता है। उस टाइम पे ज्यादा इनका जो पावर सेंटर था वो बंगाल में था, बंगाल मद्रास इन्हीं जगह ज्यादा था। तो बंगाल में जो सेना थी उनको लिखित में देना होता था, ये प्रॉमिस करना होता था कि वो उनको कहीं भी लगाया जा सकता है ड्यूटी पे। ब्रिटिश सहकर्मियों की तुलना में इनको जो सैलरी कहें, पारिश्रमिक कहें, वो कम मिल रहा था। सिंध और पंजाब में सेवाओं के दौरान भत्ता भी नहीं दिया जा रहा था। ब्रिटिश भारतीय सेवाओं में विद्रोह का एक लंबा इतिहास रहा है। जैसे बंगाल में 1764 में हुआ, वेल्लोर में 1806 में हुआ, बैरकपुर में 1825 में, और फिर अफगान युद्ध के दौरान। तो ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि इनमें से किन किन ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह किया है। तो भारतीय सेना में, ब्रिटिश भारतीय सेना थी उस टाइम, उसमें विद्रोह बंगाल में हुआ था 1764 में, वेल्लोर में 1806 में, बैरकपुर में 1825 में, और अफगान युद्ध। अब इसका शुरुआत कैसे हुई? 1857 का जो विद्रोह हुआ, इसकी शुरुआत हुई थी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी उसकी परेड के दौरान मंगल पांडे ने विसन और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी थी। यहां से शुरुआत हुई। फिर इसके बाद में अप्रैल में, ये मार्च की घटना है, और अप्रैल में क्या हुआ है, 23 अप्रैल 1857 को जो तीसरी लाइट कैवेलरी थी, इसके 80 जो सिपाही थे उन्होंने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया, और उसके बाद उनका कोर्ट मार्शल हो गया था। कारतूस का प्रयोग करने से मना इसलिए कर दिया गया था क्योंकि इनको ये मैसेज कहीं से मिली खबर कि ये जो कारतूस है इसमें गाय और सुअर की चर्बी का यूज किया जा रहा है। तो ये इन्होंने, वो मुंह से खोला जाता था तो उसको मना कर दिया उसका यूज करने से। इसके अप्रैल के बाद में 10 मई को मेरठ में बगावत शुरू हुई, सैन्य बगावत शुरू हो गई 10 मई 1857 को, और फाइनली फिर ये 11 मई 1857 को सिपाहियों का एक जत्था दिल्ली पहुंच गया। और उस टाइम ये बुजुर्ग बहादुर शाह जफर थे, 82 साल के। इनको इन्होंने शहंशाह हिंदुस्तान मतलब भारत का बादशाह घोषित कर दिया। ये जो विद्रोह शुरू हुआ इन्हीं लोगों ने। अब आगे हम देखते हैं कि ये कहां किसने लीड किया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, ज्यादातर यही पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस जगह पे कौन लीड कर रहा था। तो दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 1857 का रिवोल्ट हुआ, उसको दिल्ली में कौन लीड कर रहा था? दिल्ली में बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खान थे, ये लीड कर रहे थे। और दिल्ली में इस विद्रोह को का खात्मा किसने किया, दमन किसने किया? ऑर्कडेल विल्सन और निकोलसन, इन्होंने किया। और सर जॉन लॉरेंस, इन्होंने इस विद्रोह को दिल्ली में खत्म किया। अलग अलग जगह अलग अलग अपॉइंट कर रखे थे ब्रिटिश ऑफिसर्स इस विद्रोह को
एक तरीके से दमन करने के लिए। बहादुर शाह जफर ने आत्मसमर्पण कर दिया था और उसने अपनी जो रानी थी जीनत महल के साथ रंगून भेज दिया गया फिर उसको, और बाद में 1862 में उसकी मृत्यु भी हो गई थी। उसके 3 छोटे पुत्रों को दिल्ली के खूनी दरवाजे पर जनता के सामने गोली मार दी गई थी। तो ये था बहादुर शाह जफर का इतिहास, और ये दिल्ली में बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खान ने लीड किया था 1857 की क्रांति को, और दमन करने वाले थे ऑर्कडेल विल्सन, निकोलसन और सर जॉन लॉरेंस। बरेली में किसने लीड किया? नेता खान बहादुर थे, इन्होंने बरेली में लीड किया था। फैजाबाद की बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला थे, इन्होंने फैजाबाद में लीड किया। जून 1858 में एक मुठभेड़ में अहमदुल्ला को भी मार दिया गया था। अब नेक्स्ट लखनऊ में किसने लीड किया? कानपुर में। तो लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने 1857 का जो विद्रोह हुआ उसको लीड किया था। और लखनऊ में किसने दमन किया इस विद्रोह को? हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश, हेनरी हैवलॉक, जेम्स आउटरम और सर कॉलिन कैंपबेल, ये थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स की तरफ से यहां दबा दिया इस विद्रोह को लखनऊ में। और लीड कर रही थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने नेपाल में पलायन कर लिया। उसके बाद कानपुर में नाना साहेब लीड कर रहे थे। नाना साहेब को हार का सामना करना पड़ा और वो भी नेपाल चले गए। दमन करता थे कानपुर में नाना साहेब ने लीड किया, और इस विद्रोह को ब्रिटिशर्स की तरफ से किसने दबाया? सर ह्यू व्हीलर थे और सर कॉलिन कैंपबेल। जगदीशपुर में नेता थे, ये जगदीशपुर बिहार में है, कुंवर सिंह और उनका भाई अमर सिंह। और दमन किसने किया? विलियम टेलर और विंसेंट आई। कुंवर सिंह घायल हो गए थे और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि ये जो अभी कुछ नेताओं का नाम बताया जाता है कि उन्होंने आजादी दिलाई है, आपके सामने किन किन ने लड़ाई लड़ी है, इनमें से ज्यादातर के नाम पे मुश्किल से एक पैराग्राफ भी नहीं मिलेगा, और जो तो मेन बड़ी बड़ी मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स हैं उनमें भी नहीं मिलेगा, एक पेज भी नहीं है। और कई नेताओं पे आपको 5-5, 6-6 पेज मिल जाएंगे जिन्होंने कोई बलिदान नहीं दिया। झांसी की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई, और यहां पे दमन किया सर ह्यू रोज। ये झांसी की बात है। नाना साहब के करीबी और तात्या टोपे ने कानपुर में हार के बाद रानी का साथ दिया था। तात्या टोपे कानपुर में हार गए थे, लेकिन उसके बाद में इन्होंने यहां साथ दिया था रानी लक्ष्मीबाई का। और रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 17 जून 1858 में ग्वालियर के युद्ध के दौरान हुई थी। एक जमींदार दोस्त ने धोखा देकर तात्या टोपे को उनकी नींद के समय ही अगवा करवा दिया और 15 अप्रैल 1859 को मृत्युदंड दिया गया। तो ये जयचंद घर में ही थे। अदर लीडर्स की बात करें तो लियाकत अली ने इलाहाबाद में लीड किया, अजीमुल्ला खान ने फतेहपुर में, देवी सिंह ने मथुरा में, कदम सिंह ने मेरठ में और शाहमल ने बागपत में। ये लीडर्स के नाम जरूर ध्यान रखिएगा आप, किसने कहां पे 1857 की क्रांति को लीड किया है। और ये हम आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। अभी इसके बाद ही आप देख लीजिएगा 1859 के अंत तक भारत में ब्रिटिश आधिपत्य पूरी तरह स्थापित हो चुका था। 1857 की क्रांति हुई और ये धीरे धीरे 1858 तक इन्होंने लगभग सभी जगह से इसको दमन कर दिया था, इस विद्रोह को शांत कर दिया था। और 59 आते आते भारत में ब्रिटिश आधिपत्य पूरी तरह स्थापित हो चुका था। अंग्रेजों ने नो प्रिजनर्स नीति को अपनाया और उसका अर्थ यह था कि विद्रोहियों को जेल में कैद न करके उन्हें सामूहिक रूप से मार दिया जाएगा। नो प्रिजनर्स का मतलब अब जेल नहीं होगी, सबको सामूहिक रूप से मार दिया जाएगा। और अंग्रेजों के इस प्रतिशोध को डेविल्स विंड कहा गया है। तो हमसे पूछा जाए डेविल्स विंड का संबंध किससे है, डेविल्स विंड क्या है, तो नो प्रिजनर्स की जो नीति है वही डेविल्स विंड है कि सबको जेल में कैद नहीं किया जाएगा, सामूहिक रूप से मार दिया जाएगा। बहुत सारे विद्रोहियों को तोप के मुंह पे बांधकर उड़ा दिया जाता था और कभी कभी तो विद्रोह कर रहे सारे गांव का नाश कर दिया जाता था। आप देख लीजिए कितने लोगों ने इसमें बलिदान दिया है। अब ये सफल क्यों नहीं हुआ, इतने सारे लोगों की जान गई, इतना हुआ, लेकिन ये सक्सेस क्यों नहीं हुआ। 1857 का जो रिवोल्ट था, जो क्रांति थी, विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि एक तो इसमें अखिल भारतीय सहभागिता का अभाव था। आपने देखा होगा, अभी हमने पढ़ा है, उसमें सेलेक्टेड जगह ये पूरे देश में नहीं हुआ। ये
देश का जो पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी भाग है अधिकतर इससे अप्रभावित हुआ और विद्रोह मुख्य रूप से जो सेंट्रल भाग है उसी में ही हुआ। समाज के सभी वर्गों का सहयोग नहीं मिला इसमें। जो पढ़े लिखे थे, साहूकार थे, तालुकदार थे और व्यापारी थे, इन्होंने भाग नहीं लिया इसमें। आज भी कोई समाज के लिए कोई आंदोलन होता है या कुछ होता है तो इसमें ये लोग ही, आज भी ज्यादातर यही लोग चुप होते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि हमारे पास सब कुछ है। साथ ही बहुत से भारतीय राजाओं ने इसमें भाग लेने से मना कर दिया, क्योंकि जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, इन्होंने इसमें भाग लेने से मना कर दिया। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। क्यों फेल नहीं हुआ? एक तो पूरे देश पे की सहभागिता नहीं थी सभी जगह से, मेनली ये सेंट्रल जो केंद्रीय भाग है उसी में था। ईस्ट, वेस्ट और सदर्न इंडिया में ये नहीं हुआ, इसका ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला और समाज के सभी वर्गों ने सहयोग नहीं किया और इसमें नेतृत्व नहीं था कोई जो कि पूरे इसको लीड करे। सब जगह अलग अलग अपने अपने एरिया में कर रहे थे, कोई सेंट्रल लेवल पे इसको लीड नहीं कर रहा था। मुख्य नेता जैसे तात्या टोपे, नाना साहेब, कुंवर सिंह और रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरोध में थे, लेकिन वो इतने निपुण नहीं थे युद्ध वगैरह लड़ने में जितने अंग्रेजों ने प्लानिंग की थी। पुराने हथियार थे ज्यादातर, तो क्या था, तलवार और भाले ही थे, जबकि अंग्रेजों के पास तो गोलियां और बंदूक ज्यादा थी, इनके पास गोलियां बंदूक कम थी। ब्रिटिश सैनिक थे, वो प्रशिक्षित थे, ट्रेंड से सोल्जर थे, एनफील्ड राइफल थी और टेलीग्राफ भी होते थे उनके पास, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इनके पास नहीं हुआ करता था। इसका और भी कई रीजन है, जैसे पंजाब में इस विरोध का उद्भव नहीं हुआ क्योंकि बड़ी संख्या में तैनात ब्रिटिश सेना को विद्रोह का सामना करने के लिए दूसरी जगह भी तैनात कर दिया गया और गोरखा सिपाहियों ने अंग्रेजों का साथ दिया था उस टाइम पे, जो गोरखा थे। अब इसके बाद क्या बदला? इसके बाद सब चीजें बदली 1857 की क्रांति के बाद। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, ये ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था और डायरेक्ट ब्रिटिश रूल लागू हो गया था। एक एक्ट आया था, भारत सरकार अधिनियम 1858 का एक्ट, और इसके तहत जो महारानी विक्टोरिया थी उसको ब्रिटिश भारत की शासक घोषित कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गवर्नर जनरल को अब वायसराय बना दिया गया था। पहले शुरू में बंगाल का गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और अब गवर्नर जनरल जो था भारत का उसको वायसराय की उपाधि दी गई थी और वो डायरेक्ट क्राउन का रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे, जो ये ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया थी उनको। इसके अलावा और क्या बदलाव हुआ? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी में हुआ करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको समाप्त कर दिया और इनकी जगह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक तो ये बना दिया गया जिसमें 15 सदस्य होते थे, एक भारतीय परिषद का सहयोग दिया जाता था। तो अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शुरुआत कर दी गई और भारतीय सेना को पूर्ण रूप से रीऑर्गेनाइज किया गया जो उस टाइम पे आर्मी थी, और इसमें जो यूरोपियंस थे उनका परसेंटेज, उनका रेशियो बढ़ा दिया गया और जो तोप खाने और मैदान में है वहां पे सेना की कार्मिक आवश्यकता के लिए उत्तरदायी यही लोग थे, जहां ब्रिटिशर्स को यूरोपियन सोल्जर थे उनको ज्यादा रखा गया। स्थानीय राजाओं से सहयोग के रूप में समर्थन प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए गए और भारत में क्रूरता से विजय पाने की नीति को त्याग दिया। 1857 की क्रांति के बाद इन्होंने क्या किया कि अब इंडियंस पे क्रूरता नहीं की जाएगी, जो मतलब एकदम से पूरे गांव को खत्म कर दिया गया, तोप के ऊपर उड़ा दिया गया या ग्रुप में मार दिया गया, लोगों को जेल में नहीं भेजा जाएगा। अब उन्होंने ये बंद कर दिया। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के क्षेत्रों में भारतीयों की अधिक सहभागिता के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी शुरू कर दिए गए। विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की हत्या के लिए जो जिम्मेदार लोग थे उनको छोड़ के सभी विद्रोहियों को बिना शर्त के छोड़ दिया गया। अंग्रेजों ने सामान्य जनता के लिए क्या किया? डिवाइड एंड रूल, इसका पालन करना शुरू कर दिया गया और मुसलमानों के खिलाफ रूढ़िवादी नजरिया उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। 1857 के विद्रोह का महत्व, इसका क्या महत्व है? अलग अलग वर्गों की समस्याओं को आवाज मिली एक तो इससे। इसने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के बाद
कई चरणों को प्रेरणा दी, जो बाद में कई मूवमेंट्स हुए, अलग अलग लीडर्स ने मूवमेंट शुरू किए तो उनको प्रेरणा मिली। इसके बारे में केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लिखा गया, जैसे बेंजामिन डिज़रायली, कार्ल मार्क्स, बेंजामिन डिज़रायली, इन्होंने भी लिखा है। बेंजामिन डिज़रायल की बुक का तो हमने पढ़ा भी था पहले। इसमें राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद विरोधी बीजों का समावेश था, लेकिन इस विद्रोह में संयुक्त राष्ट्रीयता और राष्ट्र की संकल्पना सम्मिलित नहीं थी। इससे भारतीय प्रशासन, विधायिका और कार्यपालिका के ढांचे में भी सुधार हुआ। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सभी स्तरों पर, जैसे सामान्य लोग, सिपाही और नेताओं में पूर्ण सहयोग रहा। ये इससे कुछ मिला। अब इसमें प्रवृत्ति क्या थी, इस पे बुक लिखी है जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। 1857 का स्वतंत्र समर वी.डी. सावरकर की है ये बुक। सावरकर ने इस विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा है। इन्होंने इसे फर्स्ट वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस यानी राष्ट्रीय स्वतंत्रता का, प्लैन्ड वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस यानी राष्ट्रीय स्वतंत्रता का नियोजित संग्राम के रूप में व्याख्या दी है। और ये पूछ भी लिया जाता है कई बार, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये किसकी बुक है, और ये जो बुक है इनके बारे में पूछा जाता है अक्सर कई बार, तो हमें ये ध्यान में रखना होगा। ये है 1857, 1857, कई बार इस नाम से भी पूछ लिया जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना। 1857 इस तरीके से भी कई बार आया हुआ है किसी एग्जाम में। तो ये एस.एन. सेन की बुक है, सत्येंद्रनाथ सेन की। ये भी इसी पे लिखी गई है, जो 1857 का रिवोल्ट हुआ है उसी पे। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये वी.डी. सावरकर की है। डिज़रायली का हम जिक्र कर रहे थे ऊपर, कार्ल मार्क्स और डिज़रायली का। तो डिज़रायली की जो बुक है वो थी ए नेशनल रिवोल्ट। आर.सी. मजूमदार की है न तो पहला और न राष्ट्रीय और नई स्वतंत्रता संग्राम, भारत की खोज, ये पंडित नेहरू की है। इन्होंने 1857 के विद्रोह को अनिवार्य रूप से एक सामंती विरोध माना, जिसमें कुछ राष्ट्रवादी तत्व विद्यमान थे। पंडित नेहरू ने इसे एक सामंती विरोध माना था। ये इनकी बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित नेहरू की। इसमें लिखा है एम एन रॉय के हिसाब से ये एक व्यावसायिक पूंजीवाद के खिलाफ सामंतवाद का आखिरी संघर्ष था। आर.पी. दत्त की बुक है, इसे विदेशी आधिपत्य के खिलाफ किसानों के विद्रोह के रूप में देखा गया। इन्होंने किसानों के विद्रोह के रूप में देखा है। जेम्स आउटरम की है, हिंदुओं की विपत्तियों से फायदा उठाने की मुसलमानों की एक साजिश। तो ये सभी जो कमेंट्री है ये आप जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह के बारे में ये किसने कहा था, और ये पहले एग्जाम में पूछा गया है। एस.बी. चौधरी, ये विद्रोह विदेशी सत्ता को चुनौती देने के लिए लोगों के कई वर्गों का पहला संयुक्त प्रयास था। तो देखिए सबका अलग अलग मानना है, कुछ तो पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम पे, उन्होंने भी इस पे कमेंट्री की है। तो ये था 1857 का रिवोल्ट और जो रिवीजन का पहला टॉपिक। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको यूजफुल रहा होगा। अब हम इस पे प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं। जब तक हम इस पे प्रैक्टिस टेस्ट शुरू करें, आप इसको वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी टॉपिक पे, 1857 का जो रिवोल्ट है इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं हम अभी। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कमेंट सेक्शन में मिलेगा। टेस्ट सीरीज में आपको आपके सिलेबस के नोट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं और प्रैक्टिस टेस्ट का डिटेल सॉल्यूशन का पीडीएफ भी मिलता है, और ये रिवीजन टेस्ट करवा रहे हैं ये भी मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा जिन्होंने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पारित किया था? ये 1856 में किया गया था, 1856 में।
लॉर्ड कैनिंग की सरकार ने जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पारित किया था और उसके अनुसार बंगाल आर्मी में भर्ती होने वाले सभी जो भावी सैनिक थे उनको ये वचन देना होगा कि वे सरकार में जहां पे भी सरकार द्वारा उनकी सेवाओं की जरूरत होगी वो वहां पे सेवा देंगे। ये अभी हमने चर्चा की थी, बंगाल का जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, लॉर्ड कैनिंग का। निम्नलिखित में से कौन सा से विद्रोह ब्रिटिश सेना में भारतीयों द्वारा किए गए थे? इनमें से कौन से विद्रोह ब्रिटिश सेना में भारतीयों के द्वारा किए गए थे? बंगाल विद्रोह। बंगाल विद्रोह हुआ था 1764 में। देखिए ये हो सकता है हमारे नहीं पूछा जाए सिलेबस में, क्योंकि हमारा सिलेबस 1857 से ही शुरू होता है, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको पूरी चीज क्लियर हो जाए। कोई भी टॉपिक हो उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं हम। वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था? वेल्लोर में 1806 में हुआ था। और बैरकपुर में कब हुआ था? बैरकपुर में ये विद्रोह हुआ था 1825 में। इसके साथ में हमने एक चीज और पढ़ी थी, अफगान वॉर 1838 से और 42 वाला। इसमें से कितने सही है? तो ये सारे ही सही है। प्रसिद्ध मंगल पांडे निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? मंगल पांडे का संबंध इनमें से किससे था? मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, बैरकपुर से उनका संबंध था। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक युवा सिपाही थे मंगल पांडे, और उन्होंने एक कदम और आगे बढ़कर बैरकपुर में अपनी यूनिट के जो सार्जेंट मेजर थे उन पे गोली चला दी थी, और बाद में मई में उस रेजिमेंट को भंग भी कर दिया था। तो मंगल पांडे का संबंध था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहब ने। कानपुर में स्वाभाविक विकल्प नाना साहब ही थे, जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब, और उन्हें पारिवारिक उपाधि देने से मना कर दिया गया और पूना से उनको निर्वासित भी कर दिया गया था, और वे कानपुर के पास में रह रहे थे। और नाना साहब ने कानपुर से अंग्रेजों को खदेड़ दिया था और स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया था। बहादुर शाह को भारत का सम्राट स्वीकार कर लिया था और स्वयं को उसका गवर्नर भी घोषित कर दिया था नाना साहब ने। स्टेशन की कमान संभाल रहे थे उस टाइम पे सर व्यू व्हीलर ने 27 जून 1857 को आत्मसमर्पण कर दिया था, और उसी दिन उसकी हत्या भी कर दी गई थी। ये कानपुर में जो विद्रोह हुआ उसकी चर्चा कर रहे हैं हम। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किस स्थान पे किया था? तो 1857 का विद्रोह कुंवर सिंह ने, जगदीशपुर के जमींदार थे कुंवर सिंह, जगदीशपुर बिहार के। और 70 वर्ष से अधिक उम्र के एक वृद्ध व्यक्ति के मन में अंग्रेजों के प्रति इतना गुस्सा था, इतना द्वेष था कि उन्हें अपनी संपदा से वंचित कर दिया गया था। ये गुस्सा था। हम बात कर रहे हैं कुंवर सिंह, जो काफी बुजुर्ग थे, इनको प्रॉपर्टी से वंचित कर दिया गया था। और जो सिपाही दानापुर से आरा पहुंचे तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के उनके साथ में शामिल हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी 1857 के विद्रोह में लड़ा था? इनमें से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी है जो 1857 के विद्रोह में लड़ा था? सर कॉलिन कैंपवेल लड़ा था। सर कॉलिन कैंपवेल ने 6 दिसंबर 1857 को कानपुर पे कब्जा कर लिया था। 6 दिसंबर 1857 को सर कॉलिन कैंपवेल ने कानपुर में कब्जा कर लिया था, कानपुर में। और कानपुर में पराजित नाना साहेब 1859 की शुरुआत में नेपाल भाग गए थे, फिर कभी उनके बारे में नहीं सुना कि उनका क्या हुआ। जून 1858 के आरंभ में झांसी की रानी की युद्ध भूमि में मृत्यु हो गई थी, और झांसी पर ये ह्यूरोज ने पुनः वापस से दोबारा कब्जा कर लिया था झांसी पे। तो ये भी अधिकारी शामिल था। कर्नल नील की बात करें तो बनारस में एक विद्रोह आयोजित किया गया था, जिसको कर्नल नील ने बड़ी निर्दयता पूर्वक दबा दिया गया था। वहां जितने भी संदिग्ध विद्रोही थे
और यहाँ तक कि जो उपद्रवी थे सिपाही उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया था जो लोकल थे। तो कर्नल नील भी इसमें शामिल थे जिन्होंने बनारस में एक विद्रोह करने की प्लानिंग कर रहे थे लोग वहां पे कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करेंगे। कर्नल नील ने उनको बड़ी निर्दयता पूर्वक दबा दिया और उनको मौत के घाट उतार दिया था। तो ये तीनों ही अधिकारी इसमें शामिल थे। निम्नलिखित में से किस शासक ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? 1857 के विद्रोह में इनमें से किसने भाग नहीं लिया था? 1857 में अधिकांश जो भारतीय शासक थे शासकों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। ज्यादातर जो उस टाइम पे शासक कर रहे थे भारत में जो राजा, उन्होंने मना कर दिया था, इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया था। इसमें ग्वालियर के सिंधिया थे, इंदौर के होलकर थे, इसके अलावा पटियाला और सिंध के शासक भी थे, कश्मीर के महाराजा भी थे। दरअसल एक अनुमान की बात करें तो एक अनुमान के अकॉर्डिंग कुल क्षेत्रफल का 1/4 से ज्यादा हिस्सा और कुल जो पॉपुलेशन थी उसका 10वां हिस्सा से ज्यादा हिस्सा इसमें प्रभावित नहीं हुआ था। तो इसमें ये तीनों ही ने भाग नहीं लिया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 या 1857 लिखा है? तो डॉक्टर S.N. सेन ने अपनी पुस्तक 1857 में इस विद्रोह को धर्म की लड़ाई के रूप में शुरू हुआ लेकिन स्वतंत्रता के युद्ध में समाप्त हुआ। धर्म की लड़ाई के रूप में शुरू हुआ और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कुछ जैसे उनकी जो मान्यताएं हैं वो पहनने से मना करना, वो गाय और सूअर की चर्बी का, वो कई सारी चीजें, चाहे कन्वर्जन हो रहा हो, तो कई तरह के लोग इसमें शामिल थे। तो S.N. सेन ने कहा है इस 1857 जो इनकी बुक है कि ये धर्म की लड़ाई के लिए शुरू हुआ था लेकिन स्वतंत्रता के युद्ध के रूप में समाप्त हुआ। ये स्टेटमेंट इसलिए बताए जा रहे हैं आपको ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ये पूछते हैं एग्जाम में डायरेक्ट कि ये किसने कहा है इसके बारे में। डॉक्टर S.N. सेन ने। देखिए इससे बेस्ट प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी और ये आप मान के चलिए कि आपका सिलेबस, आप अगर थ्रोली टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं, चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। जनरल स्टडीज के पेपर में आपको कुछ और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? 1857 के विद्रोह का क्या परिणाम था? गवर्नर जनरल को वायसराय की अतिरिक्त उपाधि प्राप्त हुई। हाँ, गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दे दी गई। विलय और विस्तार का युग समाप्त हो गया था और अंग्रेजों ने देसी राजाओं की गरिमा और अधिकारों का सम्मान करने का वादा किया था। यह भी सही है। भारत के लोगों को ब्रिटिश अधिकारियों के हस्तक्षेप के बिना धार्मिक स्वतंत्रता का वादा किया गया था। तो देखिए ग्रेट ब्रिटेन का जो संप्रभुत्व वहां का जो हुआ, उसके बाद भारत सरकार के कार्यभार संभालने की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में की थी। इलाहाबाद में एक दरबार में 1 नवंबर 1858 को जो जारी था रानी की घोषणा में ये की थी और इस घोषणा के में ये था कि गवर्नर जनरल को अब वायसराय का अतिरिक्त उपाधि दे दी जाएगी। और इस घोषणा पत्र में कई वादे किए गए थे जिसमें भारतीयों को सकारात्मक प्रकृति के प्रतीत हुए। या फिर रानी की घोषणा थी कि विलय के विस्तारवाद का युग समाप्त हो गया है। अंग्रेजों ने देसी राजाओं की गरिमा और अधिकारों का सम्मान करने का वादा किया था। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश ताज की सर्वोच्चता को स्वीकार करना होगा और उन्हें एक ही राज्य का अंग माना जाएगा। भारत के लोगों को ब्रिटिश अधिकारियों के हस्तक्षेप के बिना धार्मिक स्वतंत्रता का वादा भी इसमें किया गया था। तो ये भी तीनों ही सही है। प्रसिद्ध सेना एकीकरण योजना कब पारित की गई थी? ये सेना एकीकरण योजना है, ये कब पारित की गई थी? सेना एकीकरण योजना 1861 में कंपनी के यूरोपियन जो सैनिक थे उनको क्राउन्स की सेवाओं में स्थानांतरित कर दिया। इसके अलावा भारत में जो यूरोपीय सैनिक थे उनको समय समय पर इंग्लैंड की यात्राओं में लगातार नया रूप दिया जाता था और कभी कभी लिंक्ड बटालियन योजना कहा जाता था। इसको लिंक्ड बटालियन योजना या सेना एकीकरण योजना 1861 की। तो 1861 की ये 1857 की जो क्रांति है, इस पे अगर हमारे एग्जाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम इसको 100% सही करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेस्ट सीरीज के लिए वेबसाइट विजिट कर लीजिए, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए।
थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।